और ईरान की जो कशीदगी है वो अभी तक कम नहीं हुई और पाकिस्तान, कतर और इलाकाई जो सालिस हैं वो फिर से मुतहरिक हुए हैं। चल क्या रहा है, इस पे बात करेंगे। दिफाई तजियाकार साबिक सफ़ीर एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये दुनिया बड़ी पुरुमीद थी, फिर पीस डील हुई, उसके बाद ये अनन फनन क्या बदला, हुआ क्या, कहाँ से शुरू हुआ काम कि फिर से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फ़ारूक आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जब से एमओयू साइन हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में, अमेरिका में भी और ईरान, दोनों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस एमओयू से ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये ममालिक आपस में लड़ते रहें, क्योंकि उसके अंदर उन फोर्सेस की बका है। सो मेरे ख्याल में ये जो 4-5 दिन पहले अटैक हुआ था 3 शिप्स के ऊपर, वो अटैक जो था वो तेहरान से ऑर्डर नहीं हुआ था, बल्कि वो कोई लोकल कमांडर्स थे जो कि रेडिकल ग्रुप पासदारान में शामिल हैं और उनकी तरफ से था। और उसकी वजह से अमेरिका को मौका मिला कि पूरी दुनिया जो है जिस इवेंट को देख रही थी, उस इवेंट से दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट हुई और वो वॉर की तरफ चली गई। अगर आप फरूख साहब देखें कि 3 और 4 जुलाई को पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही खबर नंबर 1 पोजीशन पे ट्रेंड कर रही थी, और वो थी आयतुल्लाह अली खामनाई की डेथ, और जो ईरान ने इस डेथ को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया था और उसको एक सोशल मीडिया स्पेक्टिकल बना दिया था। जो है क्या कहते हैं, जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका और उसके अलाइज को ये मौका मिला कि उन्होंने दोबारा अटैक करके ईरान के ऊपर उस खबर को पीछे ले गए और जंग की खबरें जो हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो गई, और पूरी दुनिया जो है वो बजाय ईरान से इंप्रेस होने के जो है वो क्या कहते हैं, इस परेशानी में मुब्तला हो गई कि अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद हो जाए या क्या कहते हैं जंग दोबारा शुरू हो गई, तो जो एक क्राइसिस पाकिस्तान ने और कतर ने अवॉइड किया था 1 महीना पहले, कहीं वो क्राइसिस दोबारा शुरू ना हो जाए। सो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज को, अमेरिका को भी और ईरान, दोनों को जो है एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। अब जबकि जो मेजर ईरान ने अपना जो है ना आयतुल्लाह खामनाई को यानी उनकी तदफीन कर दी है, और अमेरिका ने काफी अटैक्स करनी है, कोई 200 से ऊपर अटैक्स उन्होंने ईरान के ऊपर कर लिए। सो अब उनको एक एक कदम पीछे लेके दोबारा सिचुएशन को देखना चाहिए और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक जो चीज सबसे ज्यादा जिसकी कमी महसूस हो रही है फरूख साहब, वो ये है कि एट द ऑपरेशनल लेवल कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं, कि अगर गॉड फॉरबिड, जिस तरह अगर कोई एक ऐसी चीज हो जाती है जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी, तो कोई ऑपरेशनल कमांडर्स होने चाहिए एट द लोअर लेवल में भी, जो उनकी सेंट्रल कमांड है उसके बीच में और ईरान के पासदारान के बीच में एक हॉटलाइन होनी चाहिए, ताकि वो आपस में बात करके उस मसले को रिजॉल्व कर लें। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर तो पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया सब कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की आपस में बातचीत होती रहे, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी एक हॉटलाइन होनी चाहिए। लेकिन सईद साहब, अब आपने कहा ना कि जिस तरह वो 3 जहाज़ों पे हमला होता है, लेकिन ये इससे हमला तो ईरान की तरफ से कंसिडर किया जाएगा ना, चाहे उसे ऊपर से ऑर्डर थे नहीं थे, वो लोकल लेवल पे चीज़ें हुई जैसे भी हुई, दुनिया या अमेरिका तो इसी नज़र से देखता है ना कि ये तेहरान से ही ऑर्डर है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो आप फिर इसे कहेंगे कि इस डील के बाद जो आगाज़ हुआ है वो ईरान की तरफ से हुआ है? आप फरूख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया में परसीव किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे एग्री करते हुए कहूंगा कि ईरान को अब जो पूरी दुनिया से उसने गुडविल हासिल की थी पिछले 3.5-4 महीने के अंदर, उस गुडविल को इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। देखिए, इस जंग के दौरान ईरान ने पहली मर्तबा जो है ना एक नया कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर दुनिया को मुतारिफ कराया, और जिसको वो अपनी कॉमन जबान में मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर
कहते हैं, क्योंकि ईरान को पता था कि उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अमेरिका और इसराइल की कंबाइंड जो एयर असॉल्ट है उसको हैंडल कर सके।